गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोसिस्टम में आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो। इससे पहले लास्ट लेक्चर में आपने डीकंपोजिशन कंप्लीट किया था। देखिए, जो एनर्जी फ्लो है वो इकोसिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए, इकोसिस्टम को सस्टेन करवाने के लिए जरूरी है। एनर्जी फ्लो का जो प्रोसेस है वो किसी भी इकोसिस्टम में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में होता है। आप ये कहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हम ये कह सकते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बायोमास। फ्लो ऑफ एनर्जी occurs as the transfer of biomass or food material. ट्रांसफर ऑफ द बायोमास और फूड मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, फूड मटेरियल ट्रांसफर के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है और कोई दूसरा मेथड नहीं है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आया और एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो फूड मटेरियल है इसका ट्रांसफर या बायोमास का ट्रांसफर आप कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर है। आपने पहले भी पढ़ा, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगा और ये प्रोडक्टिविटी बनाता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ये बनाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये बनाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाता है इसको स्टूडेंट्स यहां यूटिलाइज किया जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स के थ्रू। सो हियर द ट्रांसफर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक मैटर। तो यहां मैंने जो दो एरो लगाए हैं इनको दोनों को आप सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो एरो है वो ऑर्गेनिक मैटर के ट्रांसफर को इंडिकेट कर रहा है और ये स्टूडेंट्स जो एरो है वो आप ये कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? So there is the transfer of the organic matter along with the transfer of energy. प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टूडेंट्स आपने कहा प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर हुई, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से स्टूडेंट्स ये टॉप कंज्यूमर को ट्रांसफर हो गया। क्लियर? तो देखिए जैसे ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर हुआ था along with organic matter there is also the transfer of energy। तो हम ये कहेंगे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। दिस ट्रांसफर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द बायोमास और द फूड मटेरियल। ठीक है, तो यहां जो बायोमास और फूड मटेरियल का ट्रांसफर है इसके लिए नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या हुई? प्रीडेशन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, प्रीडेट करता है। जब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो जो प्रीडेटर है वो अपने प्रे को यूटिलाइज करता है, अपना ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन करता है और अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है। स्टूडेंट्स, ये जो है वो अपने आप में एनर्जी गेन करने का तरीका है, एनर्जी ऑब्टेन करने का तरीका है, साथ में आप कह सकते हैं बायोमास और फूड मटेरियल गेन करने का भी मेथड है। तो प्रीडेशन एनसीईआरटी इसके लिए लिखती है द प्रीडेशन इज द मेन कॉन्ड्यूट, द प्रीडेशन इज द मेन कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। द प्रेडेशन इज द मेन कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए प्रीडेटर जो है दैट प्रीडेटर विल यूटिलाइज द प्रे। तो प्रे को यूटिलाइज करने से ऑर्गेनिक मैटर या स्टूडेंट्स बायोमास ट्रांसफर हुआ और इस बायोमास ट्रांसफर के साथ साथ आप कह सकते हैं क्या ट्रांसफर हुई? एनर्जी ट्रांसफर हुई। रिलेशनशिप पहले से आपने पढ़ रखा है, दिस प्रीडेटर विल बी द बेनिफिशियरी एंड दिस प्रे विल बी हार्म्ड। ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया। तो प्रीडेशन जो है वो नेचर में एनर्जी ट्रांसफर करने का या ट्रांसफर करवाने का अपना एक मोड और मेथड है। क्या इसके अलावा भी नेचर में एनर्जी ट्रांसफर का कोई मोड और मेथड है? तो देखिए इकोसिस्टम मैंने जहां आपसे डिस्कस किया था वहां मैंने आपसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स के बीच एक रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश किया था। उस रिलेशनशिप को फिर से हम स्टूडेंट्स एक बार यहां देखेंगे। आप ये कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्लांट्स प्रोड्यूसर्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स प्रोडक्टिविटी बनाते हैं। इन प्रोड्यूसर्स को आपने कहा कंज्यूमर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो एनिमल्स हैं, ये यूटिलाइज करते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स एक दिन दोनों डेड हो जाते हैं
तो इनको जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स इनको डिकम्पोज करते हैं। ये माइक्रोब्स कुछ मिनरल रिलीज यहाँ करवा देते हैं और इसके अलावा जो मिनरल रिलीज करवाते हैं उनको प्लांट्स फिर से रिसीव कर लेते हैं या प्लांट्स उनको अपटेक कर लेते हैं। ये प्रोसेस आपने कहा नेचर में चल रहा है। तो प्लांट्स एनिमल्स के बीच ये देखिए एनर्जी का ट्रांसफर भी हुआ। देयर इज द ट्रांसफर ऑफ बायोमास, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनिमल्स जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स को या डीकम्पोजर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं, तो एनर्जी अवेलेबल करवा रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली प्लांट्स के थ्रू भी एनर्जी गेन कर रहे हैं। लेकिन ये माइक्रोब्स जब मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिसीव करते हुए भी प्लांट्स एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो ये एनर्जी पूल एक तरीके से यहां बन जाता है। इनको आप कहते हैं ये हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ये आप जानते हैं इनको कहा जाता है कंज्यूमर्स, और ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, अपटेक ऑफ मिनरल्स, अपटेक ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स का जो अपटेक है ये एग्जैक्टली एनर्जी अपटेक ही होगा। ठीक है, तो अब इसके बिहाफ पे आप परफेक्टली ये कह सकते हैं, सबसे पहले आपने ये कहा प्रीडेशन की जो एक्टिविटी है दैट इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन क्या प्रीडेशन की एक्टिविटी के अलावा भी कोई मोड और मेथड है जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो आपका आंसर यहां आ सकता है द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्लियर? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज ऑल्सो द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन नेचर। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है स्टूडेंट्स ये क्या हुई? आप कहेंगे ऑल्सो द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी occurs at successive trophic levels, successive trophic levels। और ये जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी ट्रांसफर स्टूडेंट्स, इसको देखो थोड़ा सा हम यहां से समझते हैं। एक पिरामिड यहां मैं पहले ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो फूड चेन को बनाएगा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, यही मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं। जैसे बॉटम में आप जानते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद आप ये कहते हैं ये पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, एससी सेकेंडरी कंज्यूमर और टीसी टॉप कंज्यूमर। तो इस केस में देखो क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर ने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी अपनी बनाई। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है स्टूडेंट्स, ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी जो बनाते हैं अपना आर यूटिलाइज करने के बाद ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी किसको? प्राइमरी कंज्यूमर्स को। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। ये आपने लिखा ऑर्गेनिक मैटर या फिर किसका ट्रांसफर है? दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं द ट्रांसफर ऑफ बायोमास। तो ये बायोमास ट्रांसफर हुआ, इससे पीसी से एससी को और एससी से टीसी को। तो ये एनर्जी ट्रांसफर है। तो आप ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, TLS लिख दिया है मैंने। ये क्या होगा? ऑलवेज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कैसे हम कह रहे हैं? 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग एनर्जी। अगर आप प्राइमरी प्रोड्यूसर के लेवल पे ये देख रहे हैं कि यहां स्टूडेंट्स 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं यहां जो ट्रांसफर होगी वो 100 किलो जूल होगी, यहां जो ट्रांसफर होगी वो 10 किलो जूल होगी, और यहां जो ट्रांसफर होगी वो 1 किलो जूल ओनली हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक सीधे मेथड के थ्रू लिखा है डायरेक्ट। इसमें देखिए रेस्पिरेटरी यूज की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, वो हम एनर्जी फ्लो का जो साइक्लिंग पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं रिड्यूसिंग ओनली 10%, ओनली 10% एट successive trophic levels, at successive trophic levels।
तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग नेचर में ये है कि जो ग्रासेज हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो हर्बीवोर्स को ज्यादा एनर्जी में देते हैं, हर्बीवोर्स को ज्यादा एनर्जी वहां मिलती है, और हर्बीवोर से फर्दर जब कार्निवोर्स को आप देखते हैं तो वो कम एनर्जी गेन करते हैं। तो इकोलॉजिकली तो आप ये कह सकते हैं वो लेस एफिशिएंट है। इकोलॉजिकली मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर होगा, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। द टॉप कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर विल बी द लीस्ट एफिशिएंट फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोलॉजिकली ये लीस्ट एफिशिएंट होगा जबकि ये मोस्ट एफिशिएंट होगा, लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर आप देखते हैं तो ये मोस्ट एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहां से आपने कहा था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स जो है ये कितना है, 10% ओनली, 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल, और ये आप कह सकते हैं 10% ऑफ ईच 10% ऑफ द एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल सक्सेसिवली यहां ट्रांसफर होती है। तो देखो यहां मैं ये कह सकता हूं जब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, दीज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर इकोलॉजिकली मोस्ट एफिशिएंट, इकोलॉजिकली मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, और जो टर्सरी कंज्यूमर हैं ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इकोलॉजिकली लीस्ट एफिशिएंट। अब ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसको आप द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, एनर्जी आप कहते हैं नाइदर जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट आप कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है और सेकंड जो है उसमें एंट्रोपी ट्रांसफर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में तो आप ये देखेंगे कि देखिए इस प्रोड्यूसर के पास जो थी वो कंज्यूमर के पास चली गई, इसने इसको यूटिलाइज कर लिया, तो एक तरीके से ये कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन सॉरी उसको फॉलो कर रहा है। और सेकंड में एंट्रोपी ट्रांसफर की बात करेंगे जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि ये रिड्यूसिंग फॉर्म ही क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको क्या दिक्कत हो रही थी, ये 10% ट्रांसफर कर रहा है, इसको 100% ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी। ठीक है, तो वहां एक डिसऑर्डरलीनेस नहीं आया सिस्टम में, वहां सिस्टम जो है वो आप ये कह सकते हैं इरेगुलरिटी नहीं आया, सिस्टम मेंटेन किया जा सके इसके लिए इसको रिड्यूसिंग रखा गया। ये हम लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो जो है, लिंडमैन का जो लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो है उसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहां बात कर सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लिंडमैन एनर्जी फ्लो। ठीक है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के दोनों जो लॉज हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये आप एनर्जी फ्लो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं प्रीडेशन की जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, द प्रीडेशन। ठीक है, और एनर्जी का जो ट्रांसफर है, अगली इंपॉर्टेंट बात, बायोमास के फॉर्म में हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में हो रहा है, या फिर आप कह रहे हैं ये फूड मटेरियल के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ द फूड मटेरियल और ऑर्गेनिक मैटर देयर इज आल्सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो देखो अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लिंडमैन। एनर्जी फ्लो हम डिस्कस कर रहे हैं और अब तक आपने ये कंक्लूड किया कि जो प्रीडेशन की एक्टिविटी है दैट इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी फ्लो in the form of biomass transfer, in the form of biomass, और आप कह रहे हैं फूड ट्रांसफर। ठीक है, बायोमास ट्रांसफर और फूड ट्रांसफर के फॉर्म में आपने कहा एनर्जी का फ्लो होता है, और जो प्रीडेशन है दैट इज द मेन कंड्यूट। प्रीडेशन की जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स आपने कहा इट इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम occurs according to the laws of thermodynamics। एनर्जी फ्लो जो है ये देखिए आप कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग आता है एनर्जी फ्लो अकर्स अकॉर्डिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स। और देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आप पढ़ते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ आप कहेंगे इट इज कंसर्न विद द एनर्जी कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन आप जानते हैं, नाइदर जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन आप कहेंगे नाइदर जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये आप देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। और सेकंड आप कह सकते हैं, सेकंड लॉ जो एंट्रोपी ट्रांसफर को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है, इट इज कंसर्न्ड विद द एंट्रोपी ट्रांसफर, ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब ट्रांसफर हो रहा है तो आप ये कहें जो लिंडमैन है, अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, लिंडमैन लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। देखिए स्टूडेंट्स लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, only 10% ऑफ एनर्जी आप जानते हैं ये बायोमास के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो हम लिख सकते हैं बायोमास, only the 10% of the energy or the biomass transfer to next trophic level, या फिर आप कह सकते हैं जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है उस सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी और बायोमास ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और अगली इंपॉर्टेंट बात, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्यों कहा जा रहा है, देखिए कांस्टेंट ट्रांसफर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से आप कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर को भी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रही है। इसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को अगर आप देखेंगे तो यहां भी 10% ट्रांसफर है। सेकेंडरी कंज्यूमर से आप टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर को देखेंगे तो यहां भी 10% ही ट्रांसफर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 10% जो है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल से, प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, या फिर आप कह दीजिए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर 10% ट्रांसफर होता है। So according to the law of Lindman energy flow, there is the constant transfer of energy and only 10% of energy will transfer to the next trophic level, ठीक है। अब ये सिर्फ 10% ही क्यों ट्रांसफर होती है, ये सेकंड लॉ में एक्सप्लेन किया जा सकता है या सेकंड लॉ में एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन यहां करता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर को एनर्जी का ट्रांसफर, क्लियर। तो आप ये कहेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। पहले फूड मटेरियल और वेजिटेशंस के फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में जो प्रेजेंट था वो हर्बीवोर्स के द्वारा खा लिया गया, हर्बीवोर्स को एनर्जी मिली, बायोमास गेन कर लिया गया। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स आप ये कह सकते हैं प्रीडेट करते हैं। तो इस तरीके से वो जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, नाइदर जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ में आप कह रहे हैं एंट्रोपी ट्रांसफर, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब ट्रांसफर हो रही है, जैसे देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर से अगर प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर है ये आप कह रहे हैं 10% ओनली, ठीक है। सिर्फ 10% ही क्यों ट्रांसफर होता है, तो यहां अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास जितना बायोमास था उतना या उतनी ही एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दी जाती तो इसको मेंटेन कर पाना मुश्किल था, ठीक है। फिर तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इस एंट्रोपी ट्रांसफर में आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली देयर विल बी द हीट लॉस या लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस, ठीक है। इन बिटवीन यहां क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हीट लॉस के फॉर्म में स्टूडेंट्स सामने आएगा। तो हम अब इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर जो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो 10% ट्रांसफर होती है और जो रिमेनिंग अमाउंट है एनर्जी का
वो कैसे एग्जिस्टेंस में रहता है। क्लियर। सो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स दोनों जो हैं वो एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में हो रहा है उसमें पुट किया जा सकता है। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो एक्सप्लेन करता है एंट्रोपी ट्रांसफर को, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर को ऑलवेज रिड्यूसिंग अमाउंट, आप कह रहे हैं 10% अमाउंट ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। 10% ही इसलिए ट्रांसफर हो रहा है जिससे आप ये कह सकते हैं एक ऑर्डरनेस जो है, मतलब एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस बनाई जा सके, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर को मेंटेन कर सके, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को मेंटेन कर सके, सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी या टॉप कंज्यूमर को मेंटेन कर सके। अगर ये रिड्यूसिंग फॉर्म में नहीं होती तो वहां डिसऑर्डरलीनेस आ जाती। एक तरीके से आप ये कहिए प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक सीक्वेंस नहीं मेंटेन रह सकती थी, प्राइमरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर तक आप कहेंगे किसी तरीके का कोई सीक्वेंस नहीं रह सकता था, सब आप ये कह सकते हैं इर्रेगुलर हो जाता, तो सब गोलमाल जो हो जाता, डिसऑर्डरलीनेस वहां जो आ जाती, उसको रोकने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर्ड सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए यहां एनर्जी का ट्रांसफर रिड्यूस्ड अमाउंट में करवाया गया। अगर इन दोनों लेवल में कोई फर्क अगर नहीं होता, एनर्जी स्टेटस में कोई फर्क अगर इन दोनों लेवल्स में, ये जो बहुत लेवल्स हैं इनमें नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं आप एक चेन को, एक सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकते। क्लियर। तो देखिए अब हम जो एनर्जी फ्लो का मॉडल है उस पे आ रहे हैं। एनर्जी फ्लो के लिए मॉडल प्रपोज किया गया, वैसे आप जो हैं वो इकोसिस्टम इकोलॉजी के फादर के फॉर्म में ऑडम को डिस्कस करते हैं, तो एक वाई शेप मॉडल ऑडम ने ही प्रपोज किया था। ठीक है। यहां जनरल एक एनर्जी ट्रांसफर या फ्लो ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है उसको आप डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मैं जो एनर्जी फ्लो का डायग्राम बना रहा हूं, या एनर्जी फ्लो का जो सीक्वेंस स्टूडेंट्स मेंशन कर रहा हूं उसको कीनली आप ऑब्जर्व कर लें, क्लियर आपको हो जाएगा। एनसीईआरटी के सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लें, यहां से आपको कंप्लीटली ये पता लग जाएगा कि एनर्जी का ट्रांसफर जो है या एनर्जी का जो फ्लो है वो रिड्यूसिंग फॉर्म में क्यों होता है। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं ये सोलर रेडिएशन रिसीव करते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट या सोलर रेडिएशन 100% आप इसको काउंट करें। सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहां से स्टूडेंट्स जो आ रहा है दैट इज द 100%। अब ये जो है इसमें से आप ये कहेंगे मोर देन 50% absorbed by gases, absorbed by gases or vapor in atmosphere, in atmosphere। ठीक है। तो एक तरीके से 50% से ज्यादा जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में आप ये कह सकते हैं रिलीज हो जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर का हीट जो है वो आप कहेंगे ये बढ़ाती है। ठीक है। मोर देन 50%, ये बेसिकली 50 to 51% लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां एक PAR आप टर्म लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी आप इसको पढ़ते हैं। ये होगा फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं। ठीक है। ये स्टूडेंट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं जिसको पार कहा गया। ये 48 to 49% होगा टोटल का।
इंसिडेंट का। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए हाफ अमाउंट, ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया, एंड हाफ अमाउंट जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन से, जिसको 48 to 49% कहा गया, और ये आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स अवेलेबल है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये पार जो है इसमें से प्लांट्स कैप्चर करते हैं ओनली 2 to 10%, ओनली 2 to 10% कैप्चर्ड बाय प्लांट्स। ये स्टूडेंट्स प्लांट्स के थ्रू कैप्चर कर लिया गया, ये प्लांट्स ने कैप्चर किया। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो पार था, जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट था, और इजी अगर आप इसको करना चाहें तो आप कह सकते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट था, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में पढ़ते हैं हम, इस विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स आप कहेंगे पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो 2 to 10% था, इस 2 to 10% में से जस्ट हाफ अमाउंट, ओनली 1 to 5%, ओनली 1 to 5% is converted to the chemical energy, chemical energy। क्लियर? तो देखो क्या हुआ, जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस और पार आपने कहा 48 to 49% जो है वो उनके लिए अवेलेबल है। इसमें से 2 to 10% ओनली वो क्या कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं या कैप्चर करते हैं, और उसमें से 1 to 5%, ठीक है, 1 to 5% ऑफ पार एग्जैक्टली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये जो फोटोन एनर्जी है, इस फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर पाते हैं। फोटोन एनर्जी, ऊपर इंसिडेंट लाइट आपने लिखी रखा है। तो यहां से आपको एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि 2 to 10% जो कैप्चर करते हैं उसमें से सिर्फ कन्वर्जन 1 to 5% है। इसका मतलब प्लांट्स की जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो जस्ट हाफ है, 50%। ठीक है, जितना कैप्चर किया गया उस कैप्चर्ड अमाउंट में से सिर्फ हाफ, आधा अमाउंट जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, और फर्दर ये केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन आता है इसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहां मैं ये लिख सकता हूं जो 1 to 5% इन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब देखिए ये 1 to 5% क्या स्टूडेंट्स जीपीपी होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और केमिकल एनर्जी आप ये कह सकते हैं क्या बना रही है, ऑर्गेनिक मैटर। तो हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मैटर आपके पास बना, जो जीपीपी है वो 1 to 5% है। अब इधर दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं, अगर जीपीपी 1 to 5% है, जीपीपी इज इक्वल टू 1 to 5% ऑफ टोटल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, देन आर यहां इन प्लांट्स का 20% है, तो स्टूडेंट्स एनपीपी इनका क्या हो जाएगा, एनपीपी आप ये कहेंगे 0.824%, 0.824% जो है वो यहां हो जाएगा एनपीपी। तो एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट करवाने के लिए जो एनर्जी है वो आप ये देख सकते हैं 0.824% है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, एंटायर बायोस्फीयर को सस्टेन करवाने के लिए कितना अमाउंट एनर्जी जो है वो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सस्टेनिंग कंडीशन या टू सस्टेन द एंटायर बायोस्फीयर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे 1 to 5% कन्वर्जन में ला लिया गया, ये जीपीपी है, और ये 0.824% जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, एनपीपी है। तो कितना अमाउंट होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 1 to 5% किसी का आंसर आता है, किसी का आंसर 0.824% आता है, लेकिन आप ध्यान रखें अमाउंट ऑफ एनर्जी नोट करें, आप स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं, amount of energy required to maintain entire biosphere, to maintain entire biosphere is always
कितना होना चाहिए? देखिए ये ऑलवेज 2 to 10% ही होगा, क्योंकि एंटायर बायोस्फीयर में जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो 2 to 10% कैप्चर करेंगे, तब जाकर आप ये कह सकते हैं वो 1 to 5% जीपीपी बनाएंगे। और 1 to 5% जीपीपी जो आज के टाइम में बन रही है, उससे पूरा बायोस्फीयर सस्टेन कर पा रहा है। उसमें से 20% प्लांट्स यूटिलाइज कर जाते हैं और 0.8 to 4% जो है वो एनपीपी बच जाती है। अब अगर आप 2 to 10% जो प्लांट्स कैप्चर करते हैं, उसके बजाय आप ये कहें कि 1 to 5% में ही बायोस्फीयर सस्टेन कर जाएगा, तो ये गलत बात है। हाफ बायोस्फीयर जो है या हाफ पोर्शन ऑफ द बायोस्फीयर है वो ही सस्टेन कर पाएगा। आप प्लांट्स को अगर 1 to 5% एनर्जी देते हैं, जैसे कैप्चर इन्होंने की 2 to 10%, इंस्टेड ऑफ 2 to 10%, इफ यू आर गिविंग द 1 to 5% ऑफ एनर्जी टू द प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स, देन प्रोडक्टिविटी विल बी हाफ। 1 to 5% अगर इसकी जगह आप रख देंगे अमाउंट या दे देंगे, तो ऑब्वियस है ये 0.5 से 2.5 हो जाएगा। तो प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आप ये जानते हैं, या फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कहिए, जस्ट 50% है, तो उतना ही अमाउंट आपको देना पड़ेगा एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट करवाने के लिए। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंटायर बायोस्फीयर इज ऑलवेज 2 to 10% ऑफ पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो हैं स्टूडेंट्स, इसका 2 to 10% ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा। 2 to 10% से कम एनर्जी अगर दे दी गई या प्लांट्स को कम एनर्जी प्लांट्स ने ट्रैप करी, तो एग्जैक्टली प्लांट्स जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बायोस्फीयर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो देखो ये हुआ एनर्जी जो सोलर रेडिएशंस के फॉर्म में, और सन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है नेचर में, वहां से जो लाइट आ रही है उस लाइट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो देखो ये सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां से आप कह रहे हैं 2 to 10%, देखो मैं लिख रहा हूं इसके साथ 2 to 10% इज द पार, 2 to 10% इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्लियर है? ये लीजिए 2 to 10% इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब देखिए 2 to 10% जो है वो ये कैप्चर कर रहा है और ये बनाता है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहां जो जीपीपी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनी है वो है 1 to 5%, जैसा मैंने उधर लिखा था। ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स पे डिपेंडेंसी है स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स पे आप ये कहेंगे डिपेंडेंसी है हर्बीवोर्स की। डायरेक्ट डिपेंडेंसी की बात मैं कर रहा हूं, वैसे आप ये जानते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे ऑर्गेनिज्म इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर हुई, इस केस में आप देखिए सबसे पहले तो जो जीपीपी था, उस जीपीपी में से आप ये कहेंगे जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस यूटिलाइज करके प्लांट्स ने प्रोडक्टिविटी बनाई थी, उस जीपीपी में से ये 20% यूटिलाइज कर जाएंगे। ये हुआ आर, ठीक है। तो आप ये जानते हैं जीपीपी में से आर माइनस करके हमने कहा जीपीपी माइनस आर, तो यहां ट्रांसफर हुआ एनपीपी। तो इसके पास क्या है? एनपीपी। प्राइमरी कंज्यूमर के पास कौन सी एनर्जी है? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर आप ये कह सकते हैं कुछ अमाउंट जो एनर्जी का है दैट इज नॉट यूटिलाइज, एनयू, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं जो अमाउंट है एनर्जी का दैट इज नॉट यूटिलाइज, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। और 1 मिनट प्लीज, नॉट यूटिलाइज्ड, या फिर आप कह सकते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब ये जाता है तो यहां हीट लॉस होता है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को स्टूडेंट्स एनर्जी ट्रांसफर हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, ये लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं।
अब यहां इसको जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को जो स्टूडेंट्स एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ये क्या है, ये आप कहेंगे एनपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनसीपी। इसको एनसीपी ट्रांसफर हुई है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, इसको एनसीपी ट्रांसफर हुई है। तो जो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनसीपी इसको ट्रांसफर हुई, इस एनसीपी को आपने बनाया आर को माइनस करने के बाद, तो यहां इसका आर वैल्यू आपको पता है ये कितना है, 30% आर। प्राइमरी कंज्यूमर ने जो एनपीपी इसको मिला था, इस एनपीपी में से अपने आप को मेंटेन करने के लिए 30% यूज किया और फिर जो है वो ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सिमिलरली यहां भी आप कह सकते हैं जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एनयू नॉट यूटिलाइज्ड, एंड एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाता है तो यहां क्या होता है, हीट लॉस। क्लियर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर को जब ट्रांसफर हो रही है तो यहां भी आप कह रहे हैं 60% जो है वो आर का वैल्यू हो जाएगा, तो इसको जो है वो ट्रांसफर होगी एनसीपी। तो फर्दर एनसीपी ही काउंट की जाती है, आगे जो है वो एनसीपी ही काउंट की जाती है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके ठीक बाद टॉप ट्रॉफिक लेवल तक क्या काउंट किया जाएगा, ऑलवेज एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है वो इस ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर हुई। और फाइनली इसमें से भी आप ये कहेंगे जब इसको ट्रांसफर हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड एंड अलोंग विद द हीट लॉस। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, आपने कहा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और टॉप कंज्यूमर्स हैं। ये सब जो हैं वो किसी एक फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने बहुत पहले आपको बताया था हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ डीकंपोजर्स एसोसिएट होते हैं। डीकंपोजर्स हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ स्टूडेंट्स एसोसिएट करते हैं डीकंपोजर्स। और आप ये जानते हैं ये जो डीकंपोजर्स हैं वो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो देखो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, अगर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर डिग्रेड होता है, डेड और डिकेइंग कंडीशन इसकी आती है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से भी मैटर किसको ट्रांसफर होता है, डीकंपोजर को। प्राइमरी कंज्यूमर से भी किसको ट्रांसफर होगा, डीकंपोजर को। सेकेंडरी कंज्यूमर से भी ट्रांसफर होगा डीकंपोजर को, और टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर से भी ट्रांसफर होगा डीकंपोजर को। क्लियर। तो एनर्जी ट्रांसफर का जो दूसरा मोड है उस पर हम आते हैं। ये जो इंसिडेंट लाइट के लिए फ्लो चार्ट मैंने बनाया था, इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं। तो देखिए हर एक फूड चेन में हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ आपने ये क्लियर किया, ट्रॉफिक लेवल के साथ क्या एसोसिएट करेगा आपका, ये ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन ऑफ द डीकंपोजर्स ऑलवेज। डीकंपोजर्स जो है उनका एसोसिएशन हमेशा बना रहता है, लेकिन वो जो डीकंपोजर्स हैं वो आप ये कहेंगे यहां ट्रॉफिक लेवल्स पर मेंशन नहीं किए जाते। तो देखो इसकी आप कहेंगे डेड एंड डिकेइंग कंडीशन, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास में ये लीजिए, ये डीकंपोजर्स को ट्रांसफर हो। इसी तरीके से ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसका भी ऑब्वियस है, आप कहेंगे डेड एंड डिकेइंग कंडीशन है, ये ट्रांसफर हुआ किसको, डीकंपोजर्स को। सिमिलरली यहां से भी डीकंपोजर्स को ट्रांसफर होगा, और ये आप देखिए यहां से भी स्टूडेंट्स ट्रांसफर होगा डेड एंड डिकेइंग कंडीशन, डेड एंड डिकेइंग कंडीशन। ठीक है, तो ये जो डेड एंड डिकेइंग कंडीशन है, इस डेड एंड डिकेइंग कंडीशन में आप कहिए अल्टीमेटली डीकंपोजर्स को मैटर ट्रांसफर होता है। ये डीकंपोजर्स जो हैं माइक्रोब्स हैं, डीकंपोजिशन की एक्टिविटी करते हैं। और फर्दर आप ये कहेंगे
ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को रिलीज करवा देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनमें से जो मिनरल रिलीज हुए, ये मिनरल्स आप कहेंगे सॉइल हॉरिजन में, सॉइल हॉरिजन लेयर या रिजर्वॉयर में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके अलावा आपने ये पढ़ रखा है, ये जो मिनरल्स हैं, these minerals also uptake by the plants, uptake by plants। तो देखो, एनर्जी ट्रांसफर के जो दोनों मोड हैं वो इस फ्लो चार्ट में, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट तो प्रीडेशन है, देखो ये परफेक्ट सीक्वेंस है। प्रीडेशन, प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक, यहां प्रीडेटरी एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीडेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक हर एक ट्रॉफिक लेवल की जो ऑर्गेनिज डेड और डिकेइंग कंडीशन में जब आती हैं तो वो डीकंपोजिशन शो करती हैं। और ये डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप कह सकते हैं मिनरल्स रिलीज होते हैं, मिनरल साइक्लिंग होती है, वो रिजर्वोयर में चले जाते हैं एंड दे ऑल्सो अपटेक बाय द प्लांट। तो हमने ये कहा था द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ बायोमास और द मैटर। तो उसके लिए आपने कहा प्रीडेशन जो है दैट इज द मेन कंड्यूट। तो प्रीडेशन तो मेन कंड्यूट है, ये परफेक्ट है, बट प्रीडेशन के साथ साथ जो मिनरल साइक्लिंग नेचर में होती है वो मिनरल साइक्लिंग भी एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करती है या एनर्जी ट्रांसफर शो करती है। तो ये देखिए, मिनरल साइक्लिंग जो है, मिनरल्स जो सॉइल सरफेस पे डिग्रेडेशन हो रहा है वहां से वापस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को और प्लांट्स को दिए जा रहे हैं। अब इसी को किसी फूड चेन के फॉर्म में आप देख सकते हैं। फूड चेन के फॉर्म में आप अगर देखेंगे तो इसको मैं लिख रहा हूं, देखो ये है टीएल, ट्रॉफिक लेवल। टीएल को ट्रॉफिक लेवल हम लिख रहे हैं, टीएल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। दिस इज द, यहां लिख देता हूं टीएल सेकंड, ट्रॉफिक लेवल सेकंड, टीएल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, टीएल फोर, ट्रॉफिक लेवल फोर, ठीक है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल को, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में आर का वैल्यू स्टूडेंट्स आप कहते हैं बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 20%, 30%, 60% एंड देन सो ऑन। यहां भी इसके लिए भी आप कह सकते हैं इसका भी जो आर वैल्यू होगा वो स्टूडेंट्स 60% ही काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, ये एंट्रोपी ट्रांसफर की बात हम कर रहे हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो आप ये कहेंगे देयर विल बी द लॉस ऑफ हीट एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नॉट यूटिलाइज्ड। क्लियर। तो देखो यहां जो 100% एनर्जी थी, आपने कहा इस 100% में से 20% यूटिलाइज करके 80% इसको दिया गया। तो एनपीपी जीपीपी का कितना है? 80%। ये जो 80% इसके पास आया, इस 80% एनर्जी में से, अब 80% आप ये कह रहे हैं एनपीपी अवेलेबल है, लेकिन क्या एनपीपी 80% टोटल इसके पास पहुंच गया? तो इसको समझने की जरूरत आपको है। यहां देखिए जो जीपीपी था 100%, उस जीपीपी में से 20% जो है, उस 20% को तो आर में यूज कर लिया गया। अल्टीमेटली इस जीपीपी का सिर्फ 10% जो है, या जो एनपीपी, सॉरी, जो एनपीपी है उस एनपीपी का 10% ही इसको ट्रांसफर किया गया। एनपीपी का 10% अमाउंट ही इसको ट्रांसफर किया गया। 90% अमाउंट जो है वो हीट लॉस और नॉट यूटिलाइज्ड फॉर्म में चला गया। क्लियर। जैसे आप ये कहें यहां 10,000 किलो जूल एनर्जी थी, तो 10,000 किलो जूल में से आपको 20% माइनस कर देना है, तो 8,000 किलो जूल हो जाएगी। तो एनपीपी क्या हुई? 8,000 किलो जूल। द ट्रांसफरेबल बायोमास विल बी द 8,000 किलो जूल। और वो जो 8,000 किलो जूल ट्रांसफरेबल बायोमास है, उसमें से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? सिर्फ 10% ट्रांसफर करना है। तो 8,000 का सिर्फ 10%, 800 किलो जूल आप ये कहेंगे यहां ट्रांसफर हुआ। जो बाकी का अमाउंट था वो हीट लॉस और नॉट यूटिलाइज्ड फॉर्म में चला गया। ये इसके अकॉर्डिंग कंडीशन है। जैसे मैं मेंशन करूं, देखो इस ट्रॉफिक लेवल पे आपके पास था, ये सेपरेटली लिख देता हूं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में क्या था? 10,000 किलो जूल एनर्जी। तो देखो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट से ट्रॉफिक लेवल सेकंड में जब ट्रांसफर हो रहा है, तो आप ये कहेंगे एक तो 20% तो हीट लॉस यहां हो गया, सॉरी 20% तो यहां जो है वो आर का वैल्यू था। तो 20% आर का वैल्यू था, इसको मैं जीपीपी अगर काउंट करूं, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और जो स्टूडेंट्स आर का वैल्यू है, इस आर वैल्यू को
आप 20% इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 8000 किलो जूल। ये 8000 किलो जूल क्या है, दिस विल बी द एनपीपी। समझ आ रही है बात? 10,000 किलो जूल में से 20% आपने माइनस कर दिया, 8000 किलो जूल एनपीपी था। इस एनपीपी का आप ये कह रहे हैं 10% ही ट्रांसफर होता है, तो इसका जो 10% ट्रांसफर होगा उसके अकॉर्डिंग यहां एनर्जी कितना आया, 800 किलो जूल। ठीक है, जो बाकी का है वो कहां चला गया, तो आप ये कहेंगे ये हीट लॉस एंड नॉट यूटिलाइज्ड NU, ये जो आप मेंशन कर रहे हैं इसमें जो है वो अमाउंट ये चला जाता है। तो इसको सिर्फ 8000 किलो जूल स्टूडेंट्स ट्रांसफर हुआ। अब फर्दर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इस 8000 किलो जूल में से पहले 30% आप माइनस कीजिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 240 जो है वो तो यहां आर के फॉर्म में माइनस हो गया, 240 जो है वो आर के फॉर्म में माइनस हो गया, तो यहां बचा आपके पास 560। उस 560 का 10% ओनली 56 किलो कैलोरी जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे स्टूडेंट्स ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके से ये आपके पास है एनर्जी फ्लो फिगर, एनर्जी फ्लो। ये स्टूडेंट्स आप मेंशन कर लें एनर्जी फ्लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, पिक्चर ये जो है वो ले लें आप, और या फिर इसको नोट कर लें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो सारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक ये आपके पास एक फूड चेन है। दिस इज द फूड चेन and this food chain is based on the activity of predation, transfer of energy इसके थ्रू हो रहा है। यहां एक दूसरे को ये खाते हैं इसलिए ट्रांसफर होता है, तो आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हेयर इज अकर थ्रू द रेडिएशन। क्लियर? ये स्टूडेंट्स आप नोट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात आप इसमें ये देख सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक ये जो फूड चेन आप देख रहे हैं, दिस फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। मतलब जनरली अगर आप देखते हैं तो फूड चेन जो है वो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही शो करती है। फूड चेन यहां रेफरेंस में लिख रहा हूं, उसका इधर मेंशन कर देता हूं। देखिए एफसी और फूड चेन आप ये कह रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड ये क्यों होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में कंसेप्चुअल है, समझने की जरूरत है आपको इसको भी। देखिए 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक फूड चेन इसलिए रेस्ट्रिक्टेड होती है, 10% एनर्जी अमाउंट ट्रांसफर हुआ। आपने कहा था यहां 10,000 किलो जूल था, लेकिन अगर आप ये देखेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे ही 800 किलो जूल हो गया, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ही देखेंगे तो 56 किलो जूल हो गया। तो इस तरीके से बहुत कम अमाउंट एनर्जी ट्रांसफर होता है। सो द रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ ए फूड चेन। किसी भी एक फूड चेन का लेंथ जो है वो कम इसलिए हो जाता है, जैसे मान लीजिए 10% जो एनर्जी ट्रांसफर है, वो 10% एनर्जी ट्रांसफर इस रेस्पिरेटरी यूज के बाद होता है। कोई भी ऑर्गेनिज, किसी भी ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज को जो एनर्जी मिली, जैसे इसको एनपीपी मिला, तो एनपीपी मिलते ही एनपीपी का 10% ट्रांसफर ये नहीं करेगा। इस एनपीपी में से सबसे पहले अपना आर यूटिलाइज करेगा, अपने आप को मेंटेन करेगा, अपना मेटाबॉलिक यूज करेगा। उस मेटाबॉलिक यूज के बाद इसके पास जो बचता है उसी में से आप ये कह सकते हैं ये ट्रांसफर करता है, मतलब ये एनसीपी ट्रांसफर करता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। ये मेंशन कर रखा है हमने, यहां भी एनसीपी ट्रांसफर होगा। तो अल्टीमेटली किसी भी ट्रॉफिक लेवल के का जो बायोमास है या उसका जो किसी भी ट्रॉफिक लेवल का जो एग्जिस्टेंस है, एग्जैक्टली उस ट्रॉफिक लेवल का जो अल्टीमेटली एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस का रिड्यूसिंग अमाउंट, मतलब उस एग्जिस्टेंस का सिर्फ 10% एनर्जी अमाउंट ट्रांसफर होता है। इसलिए फाइनली आप ये कह सकते हैं 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद एनर्जी स्टेटस कम हो जाने के कारण या एनर्जी का अमाउंट काफी कम हो जाने के कारण जो फूड चेन है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। क्लियर? दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 3 to
4 ट्रॉफिक लेवल्स, ये 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो फूड चेन की लेंथ को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा है और फूड चेन की लेंथ को लिमिटाइज करने वाला फैक्टर कौन सा है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनते हैं। मैंने यहां क्लियर किया है फूड चेन की लेंथ को रेस्ट्रिक्ट करने वाला, फूड चेन की लेंथ को जो है वो आप ये कह सकते हैं रोकने वाला, फूड चेन की लेंथ को जो है वो अल्टीमेटली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही रेस्ट्रिक्ट करने वाला जो फैक्टर है, दैट इज द रिड्यूसिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप नोट कर ले स्टार लगा के, द रेस्ट्रिक्टेड फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स, जनरली 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, बट 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स आर जनरली प्रेजेंट इन ए फूड चेन। तो वहां 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स किसी भी फूड चेन में इसलिए प्रेजेंट हैं, या 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि वहां एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो रिड्यूसिंग होता है। क्लियर? सक्सेसिवली एनर्जी जो है वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। द एनर्जी स्टेटस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज डिक्रीज्ड, द एनर्जी लेवल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज डिक्रीज्ड, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज डिक्रीज्ड। द एनर्जी ट्रांसफर इज सक्सेसिवली डिक्रीज्ड, और डिक्रीज होने के कारण ये 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। अगर फूड चेन की लंबाई बढ़ानी हो, लेंथ अगर बढ़ानी हो, जैसे मान लीजिए 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो 4 ट्रॉफिक लेवल्स के बजाय वहां अल्टीमेटली ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो आपको 5 करने हो, या ट्रॉफिक लेवल्स आप ये चाहते हैं 5 के बजाय 6 हो, तो ये कब बढ़ाया जा सकता है? आप एक बात इमेजिन करिए, अगर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो जीपीपी बनाते हैं, ये जीपीपी का अमाउंट हाईएस्ट हो, जैसे यहां मैंने लिखा 10,000 किलो जूल, 10,000 के बजाय मैं 1 लाख किलो जूल लिख देता हूं, ठीक है। आप कहेंगे 10,000 के बजाय 10 लाख किलो जूल हुआ, तो एनर्जी अमाउंट जितना बढ़ेगा, मतलब जीपीपी जितना बढ़ेगा, तो आर तो आप ये जानते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इस जीपीपी में से आर तो 20% ही माइनस किया जाएगा, तो जो ट्रांसफरेबल अमाउंट है वो अमाउंट या क्वांटिटेटिव अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि तब भी ट्रांसफर 10% ही होगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं एनर्जी स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग किसी और ट्रॉफिक लेवल या आगे किसी ट्रॉफिक लेवल के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो किसी ट्रॉफिक लेवल के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स कब आएगी? जब आप ये कह सकते हैं जीपीपी बढ़ेगा। सो द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, अब क्वेश्चन फाइनलाइज करिए, मैं यहां मेंशन कर सकता हूं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी और हाई लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी। जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है स्टूडेंट्स और हाई लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी है, ये तो आप कह सकते हैं क्या है, फूड चेन की लेंथ को बढ़ा सकता है। हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द लेंथ ऑफ फूड चेन। ऊपर की तरफ मैंने एरो लगाया, इसका मतलब इंक्रीज है लेंथ ऑफ फूड चेन। किसी भी फूड चेन की लेंथ को जो है वो हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, और किसी भी फूड चेन की लेंथ को जो रेस्ट्रिक्ट करता है, द लेंथ ऑफ ए फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इसका मतलब, इसका रीजन आप कह सकते हैं ड्यू टू द सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज इन एनर्जी। जो एनर्जी अमाउंट है उसमें सक्सेसिव डिक्रीज आता है। डिक्रीज के आने के कारण स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो 3 to 4 ही हो पाते हैं। सो इफ फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स जनरली बिकॉज ऑफ द सक्सेसिव डिक्रीज इन एनर्जी। और अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ फूड चेन, लेंथ ऑफ फूड चेन कैन इंक्रीज, तो लेंथ ऑफ फूड चेन कैसे इंक्रीज की जा सकती है? आप ये कहेंगे बाय द हाई प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 121 था, जिसमें हमने कंप्लीटली एनर्जी फ्लो को डिस्कस किया है। और आप कहते हैं एनर्जी फ्लो अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ट्रांसफर और द बायोमास ट्रांसफर। तो इस एनर्जी फ्लो के जो मोड हैं वो क्या हैं? फूड चेन्स, फूड चेन। फूड चेन एग्जैक्टली किसी भी इकोसिस्टम में जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, किसी भी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनके रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, कौन प्राइमरी लेवल का कंज्यूमर है, सेकेंडरी लेवल का और टॉप लेवल का या टर्सरी कंज्यूमर है। तो हम यहाँ फूड चेन्स डिस्कस करेंगे। फूड चेन के साथ साथ ही आप ये कह सकते हैं फूड वेब, फूड वेब्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, जो दोनों ही मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं। तो देखिए फूड चेन क्या हो सकता है?
इट रिप्रेजेंट, स्टूडेंट्स आप लिखते जाएं, फूड चेन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप of organisms of different trophic levels in an ecosystem. किसी एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका आप ये कह सकते हैं ये रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं द फूड चेन, द सीरीज ऑफ फूड चेन इज द सीरीज ऑफ फूड ट्रांसफर या फूड मटेरियल ट्रांसफर, या आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स फॉर फूड मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक आप ये कह सकते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर है, उस एनर्जी ट्रांसफर का जो सीरीज है वो फूड चेन्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फूड चेन ऑल्सो रिप्रेजेंट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक of an ecosystem, physical characteristic of an ecosystem। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ फूड चेन, उसमें किस टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं, किस टाइप के कंज्यूमर हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फूड चेन also reflect the physical property or physical existence of ecosystem। ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं। क्लियर? तो देखिए हमने कहा है द फूड चेन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म है। अब ये रिलेशनशिप क्यों बनते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच एक रिलेशनशिप देख सकते हैं। और वो जो रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंसीज हैं, वो क्यों हैं, टू ऑब्टेन फूड मटेरियल या फूड रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म की है। इस फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले से बताया था पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम ये पढ़ के आए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और मोटिव उनका होता है कि वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करें और उसके बाद वो शेल्टर और स्पेस को ऑक्यूपाई करें। तो फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंटरडिपेंडेंसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करती हैं, उन इंटरडिपेंडेंसीज का रिजल्ट होता है कि उनके बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, एंड दैट रिलेशनशिप विल रिप्रेजेंट ए फूड चेन। द फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स for food material transfer from primary producer to top consumer। तो ये जो सेकंड आपने लिखा है, इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, ये आपने लिखा है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इज सीरीज ऑफ फूड ट्रांसफर। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्वियस है फूड ट्रांसफर के लिए होगी, फ्रॉम कहां से कहां है, प्राइमरी प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। उसके बाद आप कह सकते हैं फूड चेन का बनना, इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद किसी भी फूड चेन का जो स्ट्रेंथ है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो इकोसिस्टम का है,
स्टूडेंट्स उसको भी डिनोट करता है। क्लियर? तो इसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स की। इससे पहले फूड वेब्स क्या हैं ये भी मैंने यहां लिखा है। इफ मोर देन वन फूड चेन, इफ मोर देन वन फूड चेन्स, एक से ज्यादा फूड चेन्स जो हैं कनेक्टेड at different trophic levels, ये स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फूड वेब को। इफ मोर देन वन फूड चेन्स आर कनेक्टेड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, दे विल रिप्रेजेंट द फूड वेब। और आपको ये क्लियर होना चाहिए, फूड वेब्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, फूड वेब्स आप कहेंगे मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी इनकी, मोर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यूजुअली आप ध्यान रखें, एक यूजुअल रेफरेंस में लिख सकता हूं, यूजुअली सिंगल food chain does not exist. Food chains exist in the form of food webs. फूड चेन्स जो हैं वो फूड वेब्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड वेब्स। क्लियर? ये हो गया। तो ये देखो, आप फूड चेन्स का इंट्रोडक्टरी रेफरेंस पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगला मैं फूड चेन्स के टाइप्स पे आ रहा हूं, तो आप टाइटल लिख लें अगला, टाइप्स ऑफ द फूड चेन्स। फूड चेन्स बनती कैसे हैं इसको आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। हालांकि हमने पहले एनर्जी फ्लो में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है कि जो प्रीडेशन की एक्टिविटी है, वो प्रीडेशन की एक्टिविटी फूड चेन को बनाती है। प्रीडेटरी जो एक्टिविटी है वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स को कनेक्ट करती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर स्टूडेंट्स टॉप कंज्यूमर तक जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वहां से टॉप कंज्यूमर तक आप ये कह सकते हैं सक्सेसिवली प्रीडेटर्स किसी फूड चेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फूड चेन जो है इसके एग्जिस्टेंस में आने का रीजन आपको क्लियर है। फूड चेन के एग्जिस्टेंस में आने का रीजन है प्रीडेटरी एक्टिविटी। एग्जिस्टेंस ऑफ फूड चेन या एग्जिस्टेंस ऑफ फूड चेन्स ड्यू टू बायोटिक इंटरेक्शन एंड दैट इज प्रीडेशन। ठीक है, तो ये जो फूड चेन्स हैं, इन फूड चेन्स को प्रीडेटरी फूड चेन्स भी आप कहते हैं। लेकिन कौन सी फूड चेन्स प्रीडेटरी नहीं होंगी इसको हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। तो आप टाइटल लिखें, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। टाइप्स ऑफ फूड चेन्स में स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट टाइप में मेंशन कर रहा हूं, यहां आप कह सकते हैं द मोस्ट कॉमन GFC। GFC को स्टूडेंट्स कहा जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन GFC। उसके बाद सेकंड वन आप कह सकते हैं DFC, इसको कहा जाएगा डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, ये डिकम्पोजर्स का फूड चेन है, डेट्राइटस फूड चेन इसीलिए कहा गया। अभी जो मैं प्रीडेटरी फूड चेन की बात कर रहा था वो GFC आप कह सकते हैं। यहाँ ऑर्गेनिज्म जो हैं
वो प्रीडेशन की एक्टिविटी के कारण कनेक्ट होती हैं, तो ये ग्रेजिंग फूड चेन है। यहाँ ये डीकम्पोजिशन से शुरू होती है, डेट्रेटस फूड चेन। और फाइनल स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं पीएफसी, इसको हम कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, पीएफसी। क्लियर? तो देखो जीएफसी, डीएफसी एंड पीएफसी आपको डिस्कस करना है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द फूड चेन्स, और ये 3 टाइप्स जो फूड चेन्स हैं ये हैं जीएफसी, डीएफसी एंड पीएफसी। कौन सा कहां से शुरू होता है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब यहां हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए जो फूड चेन्स हैं इनमें सबसे पहले आपको पढ़ना है जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन्स। और ग्रेजिंग फूड चेन्स स्टूडेंट्स ग्रीन प्लांट्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं वहां से शुरू होती हैं। हालांकि सारी फूड चेन्स ही प्रोड्यूसर से शुरू होती हैं, लेकिन जो डीएफसी है, डेट्राइटस फूड चेन, वो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर से इनिशिएट नहीं होती। तो देखिए फर्स्ट मैं कह रहा हूं जीएफसी, इसके बारे में आप लिखते जाएं। इट इज द मोस्ट कॉमन फूड चेन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। प्राइमरी लिंक in between photosynthetic producers, photosynthetic producers, the primary link in between photosynthetic producers and herbivores. फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स के बीच आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी लिंक ये एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन आप कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स यहां प्लांट्स हैं, और वेजिटेशन या ग्रासेज आप कह सकते हैं, प्लांट्स में लिख देता हूं की बात। ये जो प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स हैं इनके बाद यहां कंज्यूमर्स एनिमल्स होंगे। सो ऑब्वियस है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होगा इस फूड चेन का, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स, उसके बाद आप कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल्स, तो ये स्टूडेंट्स होंगे हर्बीवोर्स। इसके बाद में अगर सेकेंडरी कंज्यूमर आप देखें तो ये होगा कार्निवोर्स, ठीक है। जबकि ये क्या है प्रोड्यूसर्स। सोलर रेडिएशन आया, लाइट आता है, पीसीएससी, कार्निवोर्स। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स जो एनिमल्स हैं उनके बीच में प्राइमरी लिंक यहां स्टेब्लिश होता है। दिस इज मोर सिग्निफिकेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टूडेंट्स इसको मोर सिग्निफिकेंट कहा गया है। व्हाई दिस इज मोर सिग्निफिकेंट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसका रीजन आपको ये मिल जाएगा। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम की एक फूड चेन को बनाते हैं, मैं यहां एक पिरामिड के फॉर्म में ही इसको लिख देता हूं। आप कहते हैं सबसे पहले बॉटम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। स्टूडेंट्स ये हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर जो सरवाइव कर रहे हैं वो हैं जूप्लैंक्टॉन्स। उसके बाद आप कहेंगे स्मॉल फिशेज, देन आप कह सकते हैं लार्ज फिशेज, और उसके ऊपर भी आप कह सकते हैं फिश ईटिंग बर्ड्स हो सकते हैं। तो देखो
ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है पीपी, ये प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर एससी और ये टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर टीसी। तो यहां फाइटोप्लैंक्टन्स जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेट्स हैं, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। तो अल्टीमेटली जो एक्वेटिक सिस्टम में एनर्जी का फ्लो है, वो एनर्जी का फ्लो इस जीएफसी से हो रहा है, एंड दिस जीएफसी इज आल्सो नोन एज द प्रीडेटरी फूड चेन। दिस जीएफसी इज आल्सो नोन एज द प्रीडेटरी फूड चेन। एनर्जी का फ्लो किससे हो रहा है? तो आप ये कह रहे हैं प्रीडेशन की एक्टिविटी से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। प्रीडेशन की एक्टिविटी से एनर्जी का फ्लो होने के कारण ये जो है वो क्या होती है, प्रीडेशन की एक्टिविटी से एनर्जी का फ्लो होने के कारण आप ये कह सकते हैं ये स्टूडेंट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। क्योंकि देखिए दूसरा जो डीएफसी है, ये डीएफसी या डेट्राइटस फूड चेन डीकंपोजिशन के प्रोसेस से शुरू होगा। जब भी कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा तो डीएफसी शुरू हो जाती है। अब उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिग्रेड होने से वहां मिनरल रिलीज होंगे और वो मिनरल्स को रिसीव करेगा प्लांट। तो एग्जैक्टली फर्दर प्रोड्यूसर मतलब फर्दर वो फूड चेन है वैसे ही चलेगी। पहला एक डीकंपोजिशन की एक्टिविटी डीकंपोजर्स के थ्रू करवा ली जाएगी, डीकंपोजिशन के बाद फाइनली वो जो फूड चेन है वो सेम होगी। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो डीकंपोजिशन की एक्टिविटी है दैट इज द लेस डोमिनेंट। ठीक है, तो अगला आप कह सकते हैं डीकंपोजिशन इन एक्वेटिक सिस्टम, इन एक्वेटिक सिस्टम इज लेस डोमिनेंट। इसलिए आप ये कह सकते हैं यहां जो जीएफसी है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जाएंगे तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए आप ये कहेंगे जो डीएफसी है या डेट्राइटस फूड चेन है दैट इज द मोर सिग्निफिकेंट और मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डीकंपोजिशन की जो एक्टिविटी है, मिनरल साइक्लिंग और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की जो एक्टिविटी है, वो स्टूडेंट्स ज्यादा डोमिनेट करती है। क्लियर? तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी हो गया और एक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड चेन हो गया। इस फूड चेन को आप जीएफसी में काउंट कर सकते हैं, या जीएफसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर लिख देता हूं मैं, फूड चेन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं डीएफसी पे, डेट्राइटस फूड चेन। ये आप कहेंगे स्टार्ट्स विद या इनिशिएट फ्रॉम डीकंपोजिशन, स्टार्ट विद डीकंपोजिशन। तो हम ये कहेंगे जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर आता है, इनिशिएट आफ्टर the availability of dead organic matter। ठीक है, अगला स्टेटमेंट हम कह सकते हैं मोर सिग्निफिकेंट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मोर सिग्निफिकेंट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आप ये कह सकते हैं ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और यहां स्टूडेंट्स जो डीएफसी या डेट्राइटस फूड चेन है, इसमें काम की बात आपको ये ध्यान रखनी है। डीएफसी के लिए यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी occurs through the DFC in terrestrial habitat. In terrestrial habitat,
क्या होगा? आप कह रहे हैं मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी occurs through DFC, occurs through DFC. ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू स्टूडेंट्स आपको कहा जा रहा है मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, देखो डेट्राइटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर, यहां से फूड चेन शुरू होता है। ठीक है, ये जो डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इस पर डीकंपोजर्स अपनी एक्टिविटी करेंगे। जैसे सबसे पहले आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, डेट्रीवॉर्स कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन या डेट्रीवॉर्स में कह सकता हूं। These detrivores will predate by predators. तो देखिए यही फूड चेन ये खत्म हो गई। इसके अलावा इसी को कनेक्ट कर रहा हूं, देखिए आप कह रहे हैं डेट्राइटस, डीकंपोजर्स, ये डीकंपोजर्स हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, और इन बैक्टीरिया और फंजाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट किए जा रहे हैं, इनका फिर प्रीडेटर एग्जिस्ट करेगा, और ये प्रीडेटर की एग्जिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये लीजिए फूड चेन फिर खत्म हो गई। तो एग्जैक्टली फूड चेन इनिशिएट कहां से हो रही है? डेट्राइटस से। फूड चेन का इनिशिएशन जो है वो स्टूडेंट्स हो रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस से। उसके बाद देखो जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे सबसे पहले आप कहेंगे डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, यहां होंगे डीकंपोजर्स, या यहां एक्टिविटी हुई डीकंपोजिशन की। क्लियर? इस पे ध्यान दें आप, एक्टिविटी डीकंपोजिशन की हुई। डीकंपोजिशन की एक्टिविटी के बाद जो मिनरल्स रिलीज हुए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स ने रिसीव किए। ठीक है स्टूडेंट्स, डीकंपोजिशन की एक्टिविटी के बाद आप देखिए क्या हुआ, मिनरल्स रिलीज हुए, दीज मिनरल्स आर रिसीव्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद यहां प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद जैसा आप जानते हैं टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो ये देखो कनेक्ट कर गई। यहां डीकंपोजिशन जैसे ही हुआ था, डीकंपोजिशन होते ही आप ये कह सकते हैं डीएफसी शुरू हुआ, लेकिन ये डीएफसी अब जीएफसी के साथ कनेक्ट कर गई, क्योंकि यहां जो प्राइमरी प्रोड्यूसर मैंने बनाया है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। सोलर रेडिएशन का इनपुट दिया हमने, ये प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे जो आप जानते हैं हर्बीवोर्स होंगे। यहां मैं लिख देता हूं इनके साथ, ये हैं हर्बीवोर्स, और फर्दर स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये हो जाएंगे कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है कि देखिए जो ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जो ग्रेजिंग फूड चेन्स है, अगला स्टेटमेंट मेरा सुनना आप, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जो ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं, उन ग्रेजिंग फूड चेन्स को सस्टेन करवाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जो ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं उनको सस्टेन करवाने और मेंटेन करवाने, या फिर आप कह सकते हैं उनको रेगुलेट करवाने के लिए यहां रिक्वायरमेंट है डीकंपोजिशन की। द एक्टिविटी इज नोन एज द डीकंपोजिशन, और ये जो डीकंपोजिशन की एक्टिविटी है इसके होते ही आप ये कह देंगे, डीकंपोजिशन होते ही कौन सा फूड चेन एग्जिस्टेंस में आ गया? डीकंपोजिशन होते ही आप ये कह रहे हैं फूड चेन एग्जिस्टेंस में आ गया डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स दोनों फूड चेन आपके पास। अब अल्टीमेटली थर्ड जो है वो पैरासिटिक फूड चेन है। तो ये यहां से दोनों कंक्लूजन क्लियर कर लेना आप, क्योंकि आपको जो दे रखे एग्जांपल्स और एनसीईआरटी जो डिस्कस करती है वो ये है, द जीएफसी इज द मोर सिग्निफिकेंट इन एक्वेटिक सिस्टम एंड द डीएफसी इज मोर सिग्निफिकेंट इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मैंने लिखा है द मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी अकर्स थ्रू द डीएफसी। कहां? इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट।
ये स्टूडेंट्स अपने आप में एक परफेक्ट कंसेप्ट है कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, much larger fraction of energy occurs through DFC in terrestrial habitat. ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद में PFC पे मैं आ रहा हूं, ये नोट करें आप सब, सारा लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं PFC, पैरासिटिक फूड चेन। और फाइनली जो PFC आप डिस्कस कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट फूड चेन्स हो सकती हैं। यूजुअली ये हर्बीवोर से शुरू होती हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं हर्बीवोर्स के बजाय ये इनिशिएट हो सकती हैं, उससे पहले भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। बट यूजुअल रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि ये हर्बीवोर्स जो हैं वहां से शुरू होती हैं। जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स पर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की और पैरासाइट्स की प्रेजेंस जो है वो आपको मिलेगी PFC। थर्ड रेफरेंस नोट करें आप, PFC आर द पैरासिटिक फूड चेन। ठीक है, पैरासिटिक फूड चेन्स आप कहेंगे स्टार्ट फ्रॉम हर्बीवोर्स, क्योंकि देखिए किसी पर्टिकुलर प्लांट पर इंसेक्ट का या किसी पर्टिकुलर एनिमल का पैरासाइट होना जो है वो आप ये कह सकते हैं अनकॉमन है। या तो प्लांट्स में जो इंसेक्ट्स हैं वो फाइटोफैगस का नेचर शो करते हैं, मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, प्रीडेट करते हैं, प्लांट पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है, या फिर उनके पैथोजेनिक रेफरेंसेज हैं, तो पैरासिटिक रेफरेंसेज आपको कम मिलेंगे। इसलिए ये हर्बीवोर से हम शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये सबसे पहले आपके पास प्रोड्यूसर्स थे। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये ग्रीन प्लांट्स ही हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। इन प्रोड्यूसर्स पर सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म्स आप जानते हैं हर्बीवोर्स हैं, और यही हर्बीवोर्स से ही जो हर्बीवोर्स हैं यही आप ये कह सकते हैं इन्हीं पर एग्जिस्ट कर गए पैरासाइट, या यहीं से पैरासिटिज्म एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा पैरासाइट्स का, और पैरासाइट्स के ऊपर भी स्टूडेंट्स हाइपर पैरासाइट हो सकते हैं। हाइपर पैरासाइट ये कंडीशन यहां जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4 ट्रॉफिक लेवल्स, लेकिन ये इससे भी कम ट्रॉफिक लेवल्स में खत्म हो सकती है। जैसे ये प्रोड्यूसर्स थे, आपने कहा प्रोड्यूसर्स के बाद यहां एनिमल्स आए या प्राइमरी कंज्यूमर आए, और प्राइमरी कंज्यूमर को ठीक जो है उसके बाद पैरासाइट मिल गया। ठीक है, तो ये यहां भी खत्म हो सकती है। तो पैरासिटिक फूड चेन्स जो हैं वो आप कहेंगे बेसिकली शॉर्टेस्ट फूड चेन, ये शॉर्ट फूड चेन्स होती हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं, ट्री है, उस ट्री पर इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स या उस पर बर्ड सर्वाइव कर रहे हैं, बर्ड्स पर इंसेक्ट्स जो हैं वो पैरासाइट हो सकते हैं, या बर्ड्स पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो पैरासाइट हो सकते हैं। तो इस तरीके से पैरासिटिक फूड चेन ये होती है। अब देखिए जितनी शॉर्टर होगी फूड चेन, शॉर्टर फूड चेन, ये स्टेटमेंट नोट करें आप, शॉर्टर फूड चेन अगर होगी तो आप ये कह सकते हैं मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। शॉर्टर फूड चेन जो है, इन शॉर्टर फूड चेन पर मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी होगा। देयर विल बी द मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जितना छोटा फूड चेन होगा, आप ये जानते हैं कॉन्स्टेंटली 10% अमाउंट ही ट्रांसफर होता है। तो फूड चेन अगर छोटा होगा तो ट्रॉफिक लेवल, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, उस पर एनर्जी अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर होगा। सो द मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन शॉर्टर फूड चेन्स। फूड चेन जितना लंबा होता चला जाएगा, फूड चेन आप कह सकते हैं जितना लंबा होगा, या फूड चेन
अगर फूड चेन मोल ट्रॉफिक लेवल्स अगर होल्ड करता है, स्टूडेंट्स ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर जितना बढ़ता है, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर की तरफ एरो लगा के ट्रॉफिक लेवल नंबर्स, आपने कहा फूड चेन्स जो है इनमें ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर अगर बढ़ता है तो जो एनर्जी का स्टेटस है, ये एनर्जी स्टेटस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ये एनर्जी स्टेटस कम हो जाएगा, एनर्जी स्टेटस स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास ग्रेजिंग फूड चेन्स, डेट्राइटस फूड चेन्स और पैरासिटिक फूड चेन्स हैं। जीएफसी, डीएफसी एंड पीएफसी हमने यहां डिस्कस कर लिया। क्लियर? अब इसके बाद आपको आना चाहिए फूड वेब्स पर। तो देखो एनर्जी फ्लो में अगला जो टाइटल है, टॉपिक में ले रहा हूं, वो है फूड वेब्स। ठीक है, फूड वेब्स को आप यहां स्टडी करेंगे, फूड वेब्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो आपके पास है फूड वेब्स। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था द इंटरकनेक्शन और लिंक जो है एग्जैक्टली फूड चेन्स की, वो फूड वेब्स के फॉर्म में स्टेब्लिश होते हैं। तो आप ये कहेंगे इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन्स, interconnection of the food chains in natural habitat और सिस्टम। नेचुरल हैबिटेट और सिस्टम में आप जो फूड चेन्स हैं उनके इंटरकनेक्शंस अगर देखते हैं तो उसको आप कहेंगे फूड वेब्स। ठीक है, आप इसके अलावा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंटर connecting association of food chains, interconnecting association of food chains, इसको आप कहेंगे फूड वेब्स। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, आपने कहा ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, आप कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, कोई दूसरा फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी मान लीजिए जीएफसी ही है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी बना रहा है, इसका प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये आप कह सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर, और एक और ट्रॉफिक लेवल में इसमें बना देता हूं, ये है टॉप कंज्यूमर। क्लियर? एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल है। तो यहां पॉसिबिलिटी क्या है, ये इसका जो टर्सरी कंज्यूमर है वो इसको प्रीडेट कर सकता है। ठीक है, इसका जो टॉप कंज्यूमर है वो इस टर्सरी कंज्यूमर को भी प्रीडेट कर सकता है। इसका जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास फूड अल्टरनेटिव ये भी है, इसका जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास ये फूड अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये प्राइमरी कंज्यूमर को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये जो इंटरकनेक्शंस हैं, ये आप कह सकते हैं ये इंटरकनेक्शंस ये एग्जैक्टली फूड वेब को स्टैब्लिश करते हैं। क्लियर? ये स्टूडेंट्स जो इंटरकनेक्शंस हैं ये फूड वेब्स को स्टैब्लिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रासलैंड है, ये हम कहें ग्रासलैंड है, ऑब्वियस है ये ग्रासलैंड में ग्रास हॉपर्स होंगे। ठीक है, अब अगर यहां इंसेक्ट्स हैं, यहां इंसेक्ट्स अगर प्रेजेंट हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो ऑब्वियस है ये इंसेक्ट्स जो हैं वो इन ग्रास होपर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहां इंसेक्ट्स को खाने वाले अगर फ्रॉग हैं, इंसेक्ट्स हमने कह दिया, फिर मान लीजिए ये हम कह रहे हैं फ्रॉग है, स्नेक है, स्नेक। ठीक है, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं ये ग्रास होपर्स जो हैं इनको ये फ्रॉग भी यूटिलाइज कर सकता है। तो आप डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी यहां बना सकते हैं। फूड वेब के बनने से क्या होता है, आप कह सकते हैं फूड वेब्स प्रोवाइड मोर अल्टरनेटिव्स ऑफ फूड
provide more alternatives of food. The food webs provide the more alternatives of food to organisms. अब एक ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा फूड अल्टरनेटिव हैं, जैसे आप ये देख रहे थे कि इसका जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, उस सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इसका प्राइमरी कंज्यूमर और इसका प्राइमरी कंज्यूमर दोनों ऑप्शन है। एक से ज्यादा फूड अल्टरनेटिव अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास हैं या फूड अल्टरनेटिव्स किसी ऑर्गेनिज्म के पास बढ़ गए हैं, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं इट लीड्स स्टेबिलिटी। इट लीड्स स्टेबिलिटी। तो हमने पहले भी कहा था ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है। तो फूड वेब के आने से आप कह सकते हैं फूड वेब्स स्टेब्लिश या लीड्स कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी के आने से स्टूडेंट्स आप कहेंगे दिस कॉम्प्लेक्सिटी विल लीड द स्टेबिलिटी। ठीक है, यूजुअली फूड वेब्स exist in natural habitat. In natural habitat, सिंगल फूड चेन का जो एग्जिस्टेंस है, द सिंगल फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट यूजुअली और नेचुरली, क्योंकि सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म, उसके किसी न किसी ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी फूड चेन के साथ आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कनेक्ट होगा या कनेक्टिंग रेफरेंस में होगा। तो ये फूड वेब्स है। फूड वेब्स अल्टीमेटली क्या है? द इंटरकनेक्शंस ऑफ द फूड चेन इन द नेचुरल हैबिटेट। तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, फाइनली आप कहें द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, the graphical presentation of interconnections of food chains, interconnections of food chains are called as the food webs. उनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं फूड वेब्स। क्लियर? तो ये आप नोट कर लें, ये परफेक्टली आप कहेंगे आपके पास हो गए फूड वेब्स। ठीक है, अब देखिए फूड वेब्स के बाद आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स यहां से स्टडी करने हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स